गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट क्लियर नहीं किया है तो पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा आई बटन पर, ठीक है। राइट हैंड साइड में ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा एक आई बटन, तो वहाँ पर आप जैसे ही टैप करोगे वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा यार हाँ कि इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि यार हाँ इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21 वाला, ठीक है। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सी एक गरीब की गाय कहलाती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आप बता दोगे, जल्दी से बताइए कि गरीब की गाय किसे बोलता है। भेड़ को बोलता है, भैंस को बोलता है, मुर्गी को बोलता है, फिर बकरी को बोलता है। जल्दी से बताएंगे कि एक गरीब की गाय किसे बोलता है, भेड़ को, भैंस को, मुर्गी को या फिर बकरी को। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता होगा यार अगर आप पूछा जाता है एक गरीब की गाय तो किसे बोलता है, बकरी को बोलता है। किसे बोलता है, बकरी को बोलता है। इसके साथ साथ हम लास्ट क्वेश्चन को भी करना चाहेंगे, क्योंकि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप 20 क्वेश्चन में देख लीजिए कि इसमें आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी होती कितनी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती कितनी है, तो कितनी होती है, 4 होती है। अब इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो 4 यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो कौन कौन सी है। ऑप्शन आप देख लीजिए यार हाँ कि IVRI, IISS, IARI या CIFE। तो इसे डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो यार हाँ कि अगर बात करते हैं क्या कि यानी जो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो कौन कौन सी है, तो कौन सा यार हाँ राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं 4 जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो कौन कौन सी थी यार हाँ IARI, इनको चारों को जरूर याद रखना कि अगर पूछा था है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखें। IARI जो कि कहाँ पर स्थित है यार हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर बात करते हैं सेकंड की अर्थात NDRI, इसके फुल फॉर्म क्या होती है यार, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होती है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है यार हाँ, NDRI मतलब करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, सभी को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आप पूछते हैं IARI के बारे में, तो IARI कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। नेक्स्ट था हमारा NDRI, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है, करनाल हरियाणा में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, करनाल हरियाणा में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट में आपसे पूछा है CIFE। तो यह CIFE होता क्या है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि CIFE होता क्या है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। क्या होती है यार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लास्ट की हम बात करते हैं कि IVRI, तो आपको पता होगा इंडियन जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है यार, इज्जत नगर। कहाँ पर स्थित है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना कि अगर आप सोचते हैं IARI, तो IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर बात करते हैं जो कि यार हाँ IARI कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। NDRI की अगर बात करते हैं तो NDRI का मतलब क्या होता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कहाँ पर स्थित होता है यार हाँ, करनाल हरियाणा में स्थित होता है। अगर बात करते हैं CIFE के बारे में, तो CIFE की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करते हैं IVRI की, तो IVRI क्या होता है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कहाँ पर स्थित होता है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे हमने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कर ही लिया है कि गरीब की गाय किसे बोलता है, बकरी को बोलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती है, तो वो किसके नाम से जाना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दुधारू नस्लों के नाम से जाना है, भार ढोने वाली नस्लों के नाम से जाना है, द्विप्रयोजनी नस्लों के नाम से जाना है, फिर इनमें से किसी नाम से नहीं जाना है। अर्थात वे नस्लें जो यार शारीरिक कार्य के लिए मुख्य रूप से पाली जाती है, उन्हें किस नाम से जाना है। दुधारू गाय की नस्लों से, भार ढोने वाली गाय की नस्लों के नाम से, द्विप्रयोजनी नस्लों के नाम से, फिर उपरोक्त में से कोई से नहीं। जैसा कि नाम से शुरू हो रहा है शारीरिक कार्य के लिए। ठीक है, जैसे कि शारीरिक कार्य के लिए, शारीरिक मतलब
बाहर ढोने के लिए, अर्थात ये वे नस्लें यार जो कि शारीरिक कार्य के लिए मुख्य रूप से पाली जाती है उन्हें यार बाहर ढोने वाली नस्लों के नाम से जाना है, बाहर ढोने वाली नस्लों के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पार्श्वीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अर्थात यहाँ पार्श्वीकरण जो सिद्धांत था तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जल्दी बताएंगे यार निकोलस एपर्ट के द्वारा दिया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था, फिर या इन सभी के द्वारा नहीं दिया गया था। जल्दी से तैयार रहा कि जो पास्चुराइजेशन है, ठीक है, जो पास्चुरीकरण है तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा, निकोलस एपर्ट के द्वारा या फिर लुईस पास्चर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पास्चुरीकरण जैसे नाम से सुन रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पास्चुरीकरण, पास्चुरी में ही उसका नाम छिपा है। तो जल्दी से बताएंगे कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, निकोलस एपर्ट के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, फिर इनमें से कोई से नहीं। तो जैसा कि हमने बताया हम नाम में ही इसका नाम छिपा हुआ है। ठीक है, पास्चुरीकरण मतलब पास्चर और पास्चर मतलब लुईस पास्चर के द्वारा यहाँ पास्चुरीकरण का सिद्धांत दिया गया था। पास्चुरीकरण मतलब पास्चर और पास्चर का मतलब लुईस पास्चर के द्वारा यहाँ पास्चुरीकरण सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी डिजीज जो कि यहाँ वायरस के द्वारा फैलती नहीं है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अगर आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा। एफएमडी डिजीज अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज, रिंडरपेस्ट, पैरा ट्यूबरक्लोसिस, छोटी माता। तो जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है यहाँ जो वायरस के द्वारा नहीं फैलता है। एफएमडी डिजीज़ जो कि मुख्यतः रूप से आपको पता होगा वायरस के द्वारा ही फैलता है, रिंडरपेस्ट जो भी यार वायरस के द्वारा ही फैलता है, पैरा ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करते हैं तो इसे अभी छोड़ दीजिए, और चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा ही फैलता है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा हो यार, पैरा ट्यूबरक्लोसिस। यार हाँ पैरा जो ट्यूबरक्लोसिस है ये यार हाँ वायरस के द्वारा नहीं फैलता बल्कि किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया जनित एक रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछता है यार हाँ जो एफएमडी है, रिंडरपेस्ट है और छोटी माता है, अर्थात यार हाँ चिकन पॉक्स है, ये सब क्या होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पैरा ट्यूबरक्लोसिस की, तो पैरा ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैड काउ डिजीज का मानव रूप है। यार हाँ कि मैड काउ डिजीज को मानव रूप यहाँ पर पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है मैड काउ डिजीज का मानव रूप क्या होता है। स्क्रैपी होती है, सीजेडी होता है, एडस होता है, फिर रेबीज होती है। जल्दी से बताएंगे कि मैड काउ डिजीज का मानव रूप कौन सा होता है। स्क्रैपी होता है, सीजेडी होता है, एडस होता है, फिर रेबीज होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैड काउ जो डिजीज होती है इसका मानव रूप किसे माना जाता है, स्क्रैपी को माना जाता है, सीजेडी को माना जाता है, एडस को माना जाता है, फिर रेबीज को माना जाता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं मैड काउ डिजीज जो कि यहाँ एक मेन डिजीज होती है, किसकी होती है, काउ की होती है, जैसे नाम से स्टोर है मैड काउ डिजीज। और अगर बात करते हैं यार मैड काउ डिजीज पहले तो होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैड काउ डिजीज ये होती है यार हाँ जो दूषित खाना खाने से, ठीक है, जो काउ होती है, जो गाय होती है, ये अगर मान लीजिए कोई कंटामिनेट अर्थात दूषित खाना खा जाती है तब ये डिजीज होती है। और अगर बात करते हैं किससे द्वारा, यहाँ प्रियोन्स के द्वारा। ठीक है, प्रियोन होते हैं, तो प्रियोन पड़े होते हैं, यानी जो दूषित भोजन होता है उसमें क्या होते हैं, प्रियोन होते हैं। क्या होते हैं, प्रियोन होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ क्या होती है, मैड काउ डिजीज होती है, जो कि किसकी एक मेजर डिजीज यहाँ गाय की होती है, काउ की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मानव रूप के बारे में। तो यार मैड काउ डिजीज का जो मानव रूप है ये क्या होता है, सीजेडी होता है। क्या होता है, सीजेडी होता है। अब ये सीजेडी होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ सीजेडी क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीजेडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सी जैकब डिजीज। यार रखा सी जैकब डिजीज के नाम से इसे जाना सा है। अब ये होती क्या है यार, इसमें अगर मान लीजिए सीजेडी से कोई संक्रमित हो जाता है व्यक्ति तो उसकी यहाँ 1 साल के अंतर डेथ हो जाती है। 1 साल के अंतर्गत क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ न्यूरो डिजनरेशन, इसमें क्या होता है यार, न्यूरो डिजनरेशन की क्रिया होती है जिसके कारण यार मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। क्यों होती है यार कि इसमें यार न्यूरो डिजनरेशन की क्रिया होती है, उसी के कारण यार जो व्यक्ति है जिससे ये संक्रमित होता है, तो यार यानी सीजेडी जिसको संक्रमित करता है वो क्या होता है, 1 साल में उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, न्यूरो डिजनरेशन क्रिया के कारण। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव में रेबीज का संस्कार, अर्थात यार हाँ इसका जो ट्रांसमिशन है अर्थात वो संचार होता है ये किसके द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो रेबीज का संचार अर्थात जो ट्रांसमिशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, जल के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, फिर कुत्ते के काटने से होता है। जल्दी से बताएंगे कि रेबीज का संक्रमण अर्थात यार हाँ जो रेबीज का संचार होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, फिर कुत्ते के काटने से होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव में जो रेबीज है इसका जो ट्रांसमिशन है अर्थात जो संचार है ये फैलता है, ये किससे फैलता है, जल से फैलता है, भोजन से फैलता है, वायु से फैलता है, फिर कुत्ते के काटने से फैलता है।
जल्दी से पाएंगे। तो आपको पता होगा रेबीज, तो रेबीज किसके होता है? कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जल स्त्रोतों में मल संक्रमण। जल स्त्रोतों में जो मल संक्रमण है तो इस स्तर का आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप किस सूचक के रूप में प्रयोग करोगे, अर्थात किसको आप सूचक के रूप में, एक इंडिकेटर प्लांट के रूप में प्रयोग करोगे। जल्दी से पाएंगे स्टेफाइलोकोकस को, बेसिलस को, स्टेफाइलोकोकस फिकेलिस को, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे कि जल स्त्रोतों में मल संक्रमण, जो मल संक्रमण होता है तो इसके स्तर का आपको पता लगाना है। तो किसे आप एक यानी इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे स्टेफाइलोकोकस को, बेसिलस को, स्टेफाइलोकोकस फिकेलिस को, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे कि मल संक्रमण का स्तर पता लगाने के लिए आप किसको एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि मल संक्रमण का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? हाँ, स्टेफाइलोकोकस फिकेलिस के द्वारा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, स्टेफाइलोकोकस फिकेलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? स्टेफाइलोकोकस फिकेलिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ सुमेलित क्वेश्चन है, और मैंने हजार बार आपसे कहा होगा कि सुमेलित क्वेश्चन यार हाँ चाहे आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दिया करो, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही दिया करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यार हाँ कि अगर आपसे पूछा आ रहा है कि मलेरिया, ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहिए जब भी सुमेलित क्वेश्चन आना चाहिए आपसे। ठीक है, तो नहीं तो अदरवाइज उसे छोड़ देना चाहिए। अगर मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, बेशक उसे छोड़ दो, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसे ज़्यादा टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तब जाकर वो क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसे क्लियर करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। ये तो आपको पता होगा कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि मलेरिया किससे होता है? एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है और थर्ड ऑप्शन आपको आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि डेंगू आपको आ रहा है कि डेंगू किससे होता है? ये भी मच्छर से होता है। किस मच्छर से होता है? एडिस मच्छर से होता है। कौन से होता है? कि मलेरिया आपको पता है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, ये आपको सभी को पता होगा। अगर बात करते हैं डेंगू, मान लीजिए क्लोरेला आपको नहीं आ रहा, अर्थात हैजा किससे होता है, ये आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मलेरिया आपको पता है कि एनाफ्लीज मच्छर से होता है, और डेंगू जो मलेरिया होता है ये किससे होता है? एडिस मच्छर से होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको आते हैं। 2 पॉइंट आपको मान लीजिए नहीं आते हैं तो इससे आपके यार हाँ 50 क्वेश्चन यानी 50% चांस बन जाते हैं कि ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर ही होगा। जैसे कि इन दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ए में आना चाहिए थर्ड ऑप्शन। ए में थर्ड ऑप्शन है, इन दोनों में है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अलावा मान लीजिए ए इन दोनों में है, तो अर्थात इनमें से दोनों में से एक आपका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा? जैसे कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि हमने थर्ड ऑप्शन को क्लियर किया कि थर्ड ऑप्शन में क्या है? डेंगू है, एडिस है, दोनों में सेम है। ठीक है, इसमें दोनों सेम है। अगर नहीं होता तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेम दे रखा है तो इन दोनों में से है, आपकी 50% चांस बन गए हैं। लेकिन कैसे? अब आपको एक और पता लगाना ही होगा कि यार हाँ क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला अर्थात हैजा किससे फैलता है? तो हैजा यार हाँ घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। किससे होता है यार हाँ? क्लोरेला घरेलू मक्खी से होता है। किससे होता है? घरेलू मक्खी से होता है। और अगर बात करते हैं स्लीपद अर्थात एलिफेंटाइटिस होता है, ये होता है क्यूलेक्स वायरस के द्वारा। क्यूलेक्स के द्वारा होता है, सॉरी वायरस नहीं होता शायद, ये कुछ और होता है, कवक होता है शायद, ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने 12th में पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है रखा कि एलिफेंटाइटिस आपको पता होगा किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है ये आपको पता चल गया है, एनाफ्लीज के द्वारा होता है। क्लोरेला किसके द्वारा होता है अर्थात हैजा किसके द्वारा होता है? मक्खी के द्वारा होता है। तो सेकंड फोर्थ अर्थात आपका राइट आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, याद रखना। इसे एक और बात देख लीजिए कि अगर आपसे पता चल रहा है कि जो मलेरिया होता है ये होता है एनाफ्लीज। ठीक है, अगर बात करते हैं हैजा तो हैजा होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। अगर बात करते हैं डेंगू तो डेंगू किससे होता है? एडिस मच्छर के द्वारा होता है। और अगर बात करते हैं स्लीपद के बारे में तो स्लीपद क्या होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है भारत में प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? जल्दी से खोलेंगे, बताएंगे यार हाँ कि प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से बताएंगे भारत में प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो प्रथम वेटनरी महाविद्यालय थी अर्थात जो कॉलेज थी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से बताएंगे इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी?
तो ये इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर की गई थी यार? हाँ, जो प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय है तो इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे यार। हाँ, पीसीआर। जैसे यार हाँ, पीसीआर टेक्निक भी आप जानते हो कि पीसीआर टेक्निक है तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे कि एच खुराना के द्वारा, कैरी मुलिस के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा या फिर जॉनसन के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि जो पीसीआर टेक्निक है अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एच जी खुराना के द्वारा, कैरी मुलिस के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, फिर जॉनसन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कि पीसीआर के द्वारा अर्थात पीसीआर की खोज किसके द्वारा की गई थी? खुराना के द्वारा, कैरी मुलिस के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, फिर जॉनसन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा था पीसीआर टेक्निक या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो इसका आविष्कार किया गया था कैरी मुलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। पीसीआर टेक्निक कैरी मुलिस, पीसीआर टेक्निक कैरी मुलिस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विश्व में प्रथम कायिकीय विधि से उत्पन्न क्लोन जंतु है अर्थात यार जो फर्स्ट क्लोन था, ये तो आपको पढ़ा होगा यार। कई बार इस क्वेश्चन को आपने क्लियर कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे जो फर्स्ट क्लोन था वो कौन सा था? यहाँ पर नाम पूछा गया उसका, तो जल्दी से बताएंगे यार। हाँ, फर्स्ट क्लोन कौन था? पोली थी, डोली थी, सिल्ली थी या फिर चिया थी? जल्दी से बताएंगे जो फर्स्ट क्लोन था वो कौन था? पोली थी, डोली थी, सिल्ली थी या फिर चिया था? जल्दी से बताएंगे कि फर्स्ट क्लोन कौन था? पोली थी, डोली थी, सिल्ली थी या फिर चिया था? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमने बताया है, कई बार इस क्वेश्चन को क्लियर किया है कि जो फर्स्ट क्लोन है वो कौन सा है? डोली है, जो कि क्या होती है? एक भेड़ होती है। ठीक है, क्या होती है? डोली एक भेड़ होती है। और अगर बात करते हैं इसके यानी जो फर्स्ट क्लोन है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो डोली है तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे किया गया था इयोन विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यार? हाँ, इयोन विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा? इयोन विल्मोट के द्वारा। अर्थात यार हाँ कि फर्स्ट क्लोन कौन सा था? डोली था, जो कि क्या होती है? एक भेड़ होती है और जिसकी खोज अर्थात जिसको विकसित किया गया था इयोन विल्मोट के द्वारा। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए यार। हाँ, अगर आपसे पूछता है फर्स्ट क्लोन तो कौन सा होता है? डोली होता है। डोली क्या होती है? एक भेड़ होती है और जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी अर्थात जिसके विकसित किसके द्वारा किया गया था? इयोन विल्मोट के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे कि जो पेनिसिलिन है सबसे पहले यार हाँ कि पेनिसिलिन होती क्या है? एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? एक फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि एंटीबायोटिक है तो इस पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेसी बोस की, लुईस पास्टर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। जल्दी से पाएंगे पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेसी बोस के द्वारा, लुईस पास्टर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। जल्दी से पाएंगे जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन खोज किसके द्वारा की गई थी? लुईस पास्टर के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी यार? जो पेनिसिलिन है तो इसकी खोज की गई थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है तो इसी के द्वारा की गई थी। और ये क्या होती है यार? हाँ, पेनिसिलिन क्या होती है? फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है जिसकी खोज यार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। ठीक है, क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊँट क्या है। अब ये क्वेश्चन यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है कि ऊँट क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि ऊँट क्या है? रोमिनेंट होता है, नॉन रोमिनेंट होता है, स्यूडो रोमिनेंट होता है या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है? जल्दी से रहा कि रोमिनेंट होता है, नॉन रिमोनेंट होता है, स्यूडो रोमिनेंट होता है या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे कि ऊँट क्या होता है। यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई यार हाँ कि अगर आपने पढ़ा होगा कि रोमिनेंट पाई जाता है या नहीं पाइता है, ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ कि रोमिनेंट जब पाया जाता है या फिर नहीं पाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जल्दी से बताएंगे, आप जल्दी से बताएंगे कि ऊँट क्या होता है? रोमिनेंट होता है, नॉन रिमोनेंट होता है, स्यूडो रोमिनेंट होता है या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे रोमिनेंट होता है या फिर नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ अगर बात करते हैं ऊँट क्या होता है तो ये क्या होता है यार? स्यूडो रोमिनेंट होता है। क्या होता है? एक स्यूडो रोमिनेंट यानी एनिमल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ यार? हाँ, एकमात्र कैसा है? स्यूडो रोमिनेंट पशु है। कौन सा होता है? ऊँट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे डबल सिका पाई जाती है। डबल सिका किस में पाई जाती है? सुअर में पाई जाती है, मुर्गी में पाई जाती है, घोड़े में पाई जाती है, फिर गाय में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे डबल सिका किस में पाई जाती है? सुअर में, मुर्गी में, घोड़े में या फिर गाय में? जल्दी से बताएंगे डबल सिक्का किस में पाए जाते हैं? सुअर में, मुर्गी में, घोड़े में या फिर गाय में? तो यार अगर आप सोचते हैं डबल सिक्का के बारे में तो ये पाई जाती है मुर्गी में। किस में पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घोड़े में रेसे का पाचन होता है, रुमेन में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है। जल्दी से बताएंगे कि घोड़े में रेसे का पाचन कब होता है, अर्थात किस में होता है, रुमेन में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। घोड़े में रेसे का पाचन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे रुमेन में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है। जल्दी से बताएंगे घोड़े में रेसे का पाचन कहाँ पर होता है, रोमेन में, छोटी आंत में, आमाशय में, पे बड़ी आंत में। तो यार हाँ, अगर आपसे रेसे का पाचन, ठीक है, रेसे के पाचन के अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक रूप से अम्ल अघुलनशील राख, अर्थात यार हाँ एस क्या होती है। ठीक है, जो राख होती है ये होती क्या है, रासायनिक रूप से। ठीक है, रासायनिक रूप से आपको बतानी है, अर्थात इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। जल्दी से बताएंगे। राख का सिलिकॉन सल्फेट के नाम से जाना जाता है, शुद्ध सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, फिर उपरोक्त तीनों का मिश्रण होता है। जल्दी से बताएंगे कि राख होती क्या है, राख होती क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे राख होती क्या है। सिलिकॉन सल्फेट होती है, शुद्ध सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, या फिर ये तीनों का मिश्रण होती है। राख होती क्या है, ऑप्शन सही से देख लीजिए कि राख होती क्या है। सिलिकॉन सल्फेट होती है, शुद्ध सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, फिर ये तीनों का मिश्रण होती है। जल्दी से बताएंगे सिलिकॉन अर्थात राख होती क्या है, एस होती क्या है। तो क्या होती है यार, अगर आपसे पूछा रहा है राख के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है राख या एस के बारे में, तो क्या होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड को यार हाँ राख के नाम से जानता है। किसे जानता है यार हाँ, सिलिकॉन ऑक्साइड को ही राख के नाम से जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चारे के रूप में कोमल ज्वार टेंडर सोरगम खिलाने का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। चारे के रूप में यार हाँ कोमल ज्वार को खिला रहे हो, ठीक है, कोमल ज्वार को आप खिला रहे हो, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। नाइट्रेट विषाक्तता होगी, साइनाइड विषाक्तता होगी, एपोनिन विषाक्तता होगी, या फिर ऑक्सलेट विषाक्तता होगी। जल्दी से बताएंगे कि अगर मान लीजिए आप ज़्यादा मात्रा में जो कोमल ज्वार है, ठीक है, यानी जो कच्ची जो ज्वार होती है, उसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में खिला रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रेट विषाक्तता होगी, साइनाइड विषाक्तता होगी, एपोनिन विषाक्तता होगी, या फिर ऑक्सलेट विषाक्तता होती है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कोमल ज्वार खिलाने का परिणाम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को यार हाँ कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता होगा ज्वार में क्या होता है। आपको पता होगा यार हाँ एक टॉक्सिक पदार्थ पाया है, कौन सा पाया है, HCN पाया है। क्या पाया है, HCN होता है, अर्थात यार हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया है। आपको पता है ना, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कोमल ज्वार है, आपको पता होगा HCN अम्ल पाया है। क्या पाया है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया है। क्या पाया है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। हाइड्रोसाइनिक मतलब साइनाइड। ठीक है, हाँ इसमें है क्या है, हाइड्रोसाइनिक मतलब साइनाइड। अर्थात यार हाँ कि अगर मान लीजिए आप कोमल ज्वार या फिर जो कच्ची ज्वार है इसे अधिक मात्रा में अगर पशुओं को खिला रहे हो ना, तो इससे क्या होगा यार हाँ, जो साइनाइड है, ठीक है, जो साइनाइड विषाक्तता है, तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि क्या होती है यार हाँ पशु के लिए एक हानिकारक होती है। और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप कोमल ज्वार या फिर कच्ची ज्वार को खिला रहे हो तो वो पशु की जान भी ले सकती है। अर्थात यार हाँ ये किसको जनरेट करती है, ये करती है साइनाइड विषाक्तता को। किसे करती है यार हाँ, साइनाइड विषाक्तता को करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साइलेज में सूखे पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा है सूखे पदार्थ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है सूखे पदार्थ के बारे में। तो जल्दी से बताएं यहाँ कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अर्थात यहाँ साइलेज है, तो इसमें सूखे पदार्थ कितना होता है, 10 से 15% होता है, 20 से 30% होता है, 40 से 50% होता है, फिर 70 से यानी 60 से 70% होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। साइलेज में सूखे पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 10 से 15% होती है, 20 से 30% होती है, 40 से 50% होती है, फिर 60 से 70% होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 से 15%, 20 से 30%, 40 से 50% या फिर 60 से 70%। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। साइलेज में सूखे पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता होगा यार हाँ साइलेज, तो यार हाँ साइलेज में सूखी पदार्थ है इसकी मात्रा कितनी होती है, 40 से 50 होती है। कितना होती है, 40 से 50% होती है। ठीक है, इसके साथ साथ रहेगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक होता है साइलेज, एक होता है हे। ठीक है, एक होता है साइलेज, एक होता है हे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इन दोनों से, तो वो बनता है यार हाँ साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है, तो यार हाँ साइलेज बनता है सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छा बनता है मक्के का। ठीक है, किसका बनता है, मक्का फसल का बनता है। और अगर बात की जाए हे की, तो हे सबसे बेस्ट बनता है बरसीम का। किसका बनता है, बरसीम का बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ कि अगर आपसे पूछता है साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है, सबसे अच्छा किसका बनता है, तो ये बनता है मक्के का। अगर बात करते हैं हे की, तो हे किसका बनता है, सबसे अच्छा ये बनता है बरसीम का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछा जा रहा है साइलेज में नमी कितनी होती है, ठीक है, नमी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइलेज और हे इन दोनों में नमी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताएंगे साइलेज में नमी कितनी होती है।
साइलेज में नमी कितनी होती है और हे में नमी कितनी होती है। अब यार हाँ, यहाँ पर आपको इस बात पर कन्फ्यूज़ हो सकता है कि किस में नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं साइलेज के बारे में, ठीक है, साइलेज में नमी कितनी होती है पहले ये जान लीजिए, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी जिससे कि आप इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हो, कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार हाँ, कि अगर आपसे पूछता है साइलेज में नमी, तो साइलेज में नमी होती है यार हाँ 60 से 70%। कितनी होती है? 60 से 70, या फिर डायरेक्ट 70 याद रखना आपको, डायरेक्ट याद रखना 70%। कितनी होती है? इसमें नमी होती है 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं हे में, तो हे में यार हाँ 15 से 20% पाइती है। कितनी होती है यार हाँ? नमी 15 से 20% होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि साइलेज में होती है यार हाँ 70%, और अगर बात करते हैं हे में नमी, तो हे में नमी होती है 15 से 20%। अब इसे कैसे याद रखोगे, अर्थात यार हाँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि साइलेज में नमी ज़्यादा होती है, हे में ज़्यादा होती है। तो यार हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना कि कैसे आप इसे याद रखोगे। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, मान लीजिए ये जो साइलेज है, ठीक है, मान लीजिए कोई साइलेज है, तो साइलेज को किससे तैयार किया जाता है? साइलेज जो साइलो गड्ढा होता है, ठीक है, साइलेज को जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो गड्ढे के नाम से, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि उससे मैं काम करने चला गया था, कुछ काम आ गया था, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि साइलेज, ठीक है, तो साइलेज में जैसे कि हम बात कर रहे थे नमी के बारे में, ठीक है, नमी के बारे में, तो कैसे याद रखोगे? तो इसे आप ऐसे याद रख पाओगे यार हाँ, साइलेज, ठीक है, साइलेज जो तैयार करते हैं, जो गड्ढा होता है, ठीक है, जो गड्ढा होता है उसे बोला जाता है साइलो। किस नाम से जाना जाता है? साइलो के नाम से जाना जाता है। अर्थात यार हाँ, गड्ढे में तैयार किया जा रहा है, अर्थात गड्ढे में तैयार किया जाएगा तो इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी यार हाँ। कि अगर कैसे याद रखोगे इसे, कि साइलेज होता है गड्ढे में तैयार किया जाता है, और गड्ढे में तैयार करने के कारण यार हाँ इसमें क्या होती है? नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, गड्ढे में तैयार किया जाता है, इसी के कारण यार हाँ नमी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, और साइलेज में यार हाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। अर्थात यार हाँ कि जो साइलो होता है, तो साइलेज होता है, तो साइलेज में कितनी होती है? 70% नमी होती है, और हे में कितनी होती है? हे में होती है यानी 15 से 20% होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ यार हाँ। ज़्यादा किस में होती है? साइलेज में होती है, क्योंकि यार हाँ उसको गड्ढे में तैयार किया जाता है, जबकि हे होता है तो इसे यार डायरेक्ट ही सुखा दिया जाता है, ठीक है, ऊपर सतह पर सुखा दिया जाता है ज़मीन की, इसलिए यार हाँ इसमें ज़्यादा जो नमी का लॉस हो जाता है। लेकिन यार हाँ साइलेज गड्ढे में तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें नमी का लॉस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। लुईस पास्चर को बोला जाता है, एंटोन वान ल्यूमेनहोक को बोला जाता है, जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है, फिर रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी के बारे में, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी का जनक यार हाँ लुईस पास्चर को माना जाता है। किसे माना जाता है? लुईस पास्चर को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसने की थी? एम.डब्ल्यू. बेंजरिक ने, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने। जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू जो मोजेक वायरस है TMV होता है, अर्थात तंबाकू मोजेक वायरस होता है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बेंजरिक के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, फिर रॉबर्ट कोच के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? हाँ, बेंजरिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बेंजरिक के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एडवर्ड जेनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विकास किया। तो जल्दी से बताएंगे किसका विकास किया था? रेबीज वैक्सीन का इसने प्रयोग किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का प्रयोग किया था, या फिर खुरमक्का और मुहैप्पका वैक्सीन का किया था, फिर इनमें से किसी का नहीं किया था? अर्थात यहाँ एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे रेबीज वैक्सीन का किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का किया था, खुरपक्का और मुहैप्पका वैक्सीन का किया था, इनमें से किसी का नहीं किया था। जल्दी से बताएंगे कि एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था? रेबीज वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, खुरपक्का और मुहैप्पका वैक्सीन का, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में, तो एडवर्ड जेनर ने जो खोज की थी ये की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। किसकी खोज की थी, किसका विकास किया था? ये किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है माइकोलॉजी में अध्ययन कैसा है? तो जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से बताएंगे माइकोलॉजी में किसका अध्ययन कैसा है? जीवाणु का अध्ययन कैसा है, वायरस का अध्ययन कैसा है, कवक का अध्ययन कैसा है, फिर परजीवी का अध्ययन कैसा है? जल्दी से बताएंगे कि माइकोलॉजी में अध्ययन किसका कैसा है? जीवाणु का कैसा है, वायरस का कैसा है, कवक का कैसा है, फिर परजीवी का कैसा है? जल्दी से बताएंगे कि माइकोलॉजी में अध्ययन किसका कैसा है? माइकोलॉजी में, ठीक है, माइकोलॉजी में आपसे पूछा गया है तो किसका अध्ययन कैसा है? कवक का कैसा है? किसका कैसा है? कवक का अध्ययन कैसा है?
किसका किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि माइकोलॉजी के साथ साथ अगर आपसे पूछता है माइकोलॉजी में अध्ययन, तो माइकोलॉजी में अध्ययन यार कवक का किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है फाइकोलॉजी, ठीक है, एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किया जाता है यार शैवालों का अध्ययन, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में किसका किया जाता है, कवक का किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के याद रहेगा यार कि अगर आप सोचते हैं माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पियर एंटोनियो माइकेली किस विज्ञान का जनक माना जाता है। जैसे कि हमने इस वीडियो को यानी इस क्वेश्चन को हमने कल ही सोल्व किया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे कि P.A. माइकेली किस विज्ञान का जनक माना जाता है, वायरस विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का, पैरासाइटोलॉजी का या फिर कवक विज्ञान का। जल्दी से पाएंगे कि जो माइकेली है ये किस विज्ञान का जनक माना जाता है। जल्दी से पाएंगे कि P.A. माइकेली या फिर पियर एंटोनियो माइकेली किस विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जैसे कि हमने कल ही बताए थे हाँ कि कवक, ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछता है कवक के यानी कवक विज्ञान है तो इसके जनक किसे माना जाता है, तो इसके जनक माना जाता है P.A. माइकेली को या फिर पीटर एंटोनियो माइकेली को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर रहा कि जो माइकेली है ये किस विज्ञान का जनक है, ये होता है कवक विज्ञान का। किसका होता है, कवक विज्ञान का जनक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से एक एसिड फास्ट जीवाणु के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज जो क्या रहा एसिड फास्ट, ठीक है, एसिड फास्ट जीवाणु के द्वारा होती है। जल्दी से पाएंगे क्षय रोग होता है, टीबी होती है यानी ब्रूसेलोसिस होती है, फिर हेमोरहेजिक सेप्टिसीमिया होती है, फिर ब्लैक क्वार्टर होती है। जल्दी से पाएंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि एसिड फास्ट जीवाणु के द्वारा फैलती है। टीबी होती है, ब्रूसेलोसिस होती है, हेमोरहेजिक सेप्टिसीमिया होती है, फिर ब्लैक क्वार्टर होती है। जल्दी से पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, टीबी होती है, ब्रोसोलोसिस होता है, हेमोरहेजिक सेप्टिसीमिया होता है, फिर ब्लैक क्वार्टर होता है। अर्थात एसिड फास्ट जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, टीबी रोग होता है, अर्थात क्षय रोग होता है। कौन सा रोग होता है, टीबी या क्षय रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हम प्रतिकूल परिस्थितियों में किसकी सहायता से जीवाणु निजात पाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में किसकी सहायता से जीवाणु निजात पाते हैं। कैप्सूल होता है, एल्फेज होती है, फ्लैजेला होता है या फिर स्पोर होता है। जल्दी से बताएंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, जब यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो जीवाणु किसके द्वारा निजात पाते हैं, कैप्सूल के द्वारा, एल्फेज के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियाँ किसकी सहायता से जीवाणु निजात पाते हैं, कैप्सूल के द्वारा, एल्फेज के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा, फिर स्पोर्स के द्वारा। तो किसके द्वारा पाते हैं यार हाँ, जीवाणु जो निजात पाते हैं ये पाते हैं स्पोर्स के द्वारा। किसके पाते हैं यार हाँ, ये जीवाणु जो निजात पाते हैं ये पाते हैं स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंटीबायोटिक किसका उत्पाद होती है। अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट होता है एक बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये किसका होता है। लेकिन यहाँ पर यही पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स किसका प्रोडक्ट होता है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे जो एंटीबायोटिक्स है ये होती क्या है, जीवाणु और कवक का उत्पाद होता है, अर्थात बाई प्रोडक्ट होता है। कवक और परजीवी का बाई प्रोडक्ट होता है, परजीवी और जीवाणु का बाई प्रोडक्ट होता है, फिर कवक और वायरस का बाई प्रोडक्ट होता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। जल्दी बताएंगे कि जीवाणु और कवक का बाई प्रोडक्ट होता है, कवक और परजीवी का बाई प्रोडक्ट होता है, परजीवी और जीवाणु का बाई प्रोडक्ट होता है, फिर कवक और वायरस का बाई प्रोडक्ट होता है। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थात एंटीबायोटिक्स होती क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका राइट आंसर होता क्या है। यार हाँ, अगर आपसे पूछता है एंटीबायोटिक्स, अगर आपसे पूछता है एंटीबायोटिक्स के बारे में तो क्या होते हैं यार हाँ, ये होते हैं जीवाणु और कवक के बाई प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, ये होती है जीवाणु और कवक के बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन किसकी विधि है ये आपको बताना है। लायोफिलाइजेशन एक बार देख लीजिए वर्ड को, यहाँ पर आपसे पूछा गया लायोफिलाइजेशन किसकी विधि होती है। जीवाणु को चयन करने की, जीवाणु को नष्ट किया जाता है इसके द्वारा, या फिर जीवाणु को उत्पन्न करने की एक विधि होती है, या फिर जीवाणु का भंडारण करने की एक विधि होती है। जल्दी से बताएंगे कि लायोफिलाइजेशन किसका मेथड होता है, किसकी विधि होती है, जीवाणु की चयन करने की, जीवाणु को नष्ट करने की, जीवाणु को उत्पन्न करने की, फिर जीवाणु का भंडारण करने की। जल्दी से बताएंगे कि लायोफिलाइजेशन होती क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं लायोफिलाइजेशन तो ये होती है जीवाणु का भंडारण करने की। क्या होती है यार, एक विधि होती है जीवाणु के भंडारण करने की, जीवाणु का स्टोरेज करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है किस विधि में जीवाणु से जीवाणु के बीच आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन है आपसे पूछा है जीवाणु से जीवाणु के मध्य है, जीवाणु से जीवाणु के बीच आनुवंशिक पदार्थ है तो इसका स्थानांतरण होता है। यानी कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा यहाँ आनुवंशिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीवाणु में चला जाता है, अर्थात वो कौन सी क्रिया होती है ये आपको बतानी है। तो जल्दी से पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, सेल कंजक्शन के द्वारा, फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि जीवाणु से जीवाणु के बीच आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है।
ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, सेल कंजक्शन के द्वारा, फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि जीवाणु से जीवाणु के बीच आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, सेल कंजक्शन के द्वारा, फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यार अगर आप सोचते हैं जीवाणु से जीवाणु के बीच, तो जीवाणु से जीवाणु के बीच जो आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है ये होता है यार ये सभी के द्वारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है, सेल कंजक्शन के द्वारा होता है, अर्थात इन सभी के द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा संक्रमण पशुओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, अर्थात यहाँ पर आपको बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी डिजीज होती है। तो इसे मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ, ये आपसे नहीं आ पाएगा क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो जल्दी से बताइए A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन सी डिजीज होती है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सा डिजीज होती है। तो आपने ये डिजीज नहीं पढ़ी है इसलिए डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं यार कैम्फाइलोफैक्टर होता है। क्या होता है ये कैम्फाइलोफैक्टर यार एक होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग संक्रमण कीटों के काटने से होता है। कीड़ों के काटने से होता है। कौन सा डिजीज यार ऐसी है जो कि कीड़ों के काटने से होती है। जल्दी से बताएंगे ब्लैक वाटर होती है, ब्लू टंग होती है, ब्रुसेलोसिस होती है, फिर खुरपका और मुहपका होती है। जल्दी से बताएंगे यार कीड़ों के काटने से कौन से रोग होता है। तो कौन सा होता है ब्लू टंग होता है। कौन सा होता है यार ब्लू टंग होता है। कौन सा होता है ब्लू टंग होता है कीड़ों के काटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्यूबरकुलिन परीक्षण। ट्यूबरकुलिन जो परीक्षण किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है एलर्जी टेस्ट। किसके लिए किया जाता है यार जो ट्यूबरकुलिन परीक्षण है तो ये किया जाता है एलर्जी टेस्ट। किसके लिए किया जाता है एलर्जिक टेस्ट करने के लिए यार ट्यूबरकुलिन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साधारणतः किसके निदान के लिए इंट्राडर्मल एलर्जिक टेस्ट किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि इंट्राडर्मल एलर्जिक जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, एंथ्रेक्स के लिए, सैरो के लिए, रेबीज के लिए, फिर खुरपका और मुहपका के लिए। जल्दी से बताएंगे कि इंट्राडर्मल एलर्जिक टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, एंथ्रेक्स के लिए, सैरो के लिए, रेबीज के लिए, फिर खुरपका और मुहपका के लिए। जल्दी से बताएंगे कि इंट्राडर्मल एलर्जिक टेस्ट क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था यहाँ इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट तो ये कैसा है टीबी या सैरो के लिए। किसके लिए कैसा है यहाँ इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट तो ये कैसा है सैरो या टीबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साधारणतः है वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा है कॉमन, यार जो साधारणतः होता है यहाँ पर वही पूछा गया है कि साधारणतः वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है, केवल डीएनए होता है या फिर केवल आरएनए होता है। जल्दी से बताएंगे कि साधारणतः वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है, केवल डीएनए होता है, फिर केवल आरएनए होता है। तो यहाँ साधारणतः की अगर बात की जाए, साधारणतः की अगर बात की जाती है साधारणतः वायरस का आनुवंशिक पदार्थ तो कौन सा होता है, केवल आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है। ठीक है, साधारणतः की अगर बात की जाए अर्थात यहाँ जो कॉमनली जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वायरसों का वो क्या होता है, केवल आरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साधारणतः पशु वायरस का कल्चर तैयार करते हैं एम्ब्रायोनिक एग्स में, सेल कल्चर में, लेबोरेटरी पशुओं में, फिर उपयुक्त सभी में। साधारणतः पशु वायरस कल्चर तैयार करते हैं एम्ब्रायोनिक एग्स में, सेल कल्चर में, लेबोरेटरी पशुओं में या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ जो वायरस का कल्चर है ये सभी में तैयार किया जाता है, एम्ब्रायोनिक एग्स में भी, सेल कल्चर में भी और लेबोरेटरी पशुओं में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज कहलाता है, अर्थात ऐसा कौन सा रोग है यार क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से जिसे जाना जाता है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से जिसे जाना जाता है। याद रखना कि क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से किसे जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक वाटर को जाना जाता है, खुरपका एवं मुहपका रोग को जाना जाता है, मेड काउ डिजीज को जाना जाता है, फिर हेमारिक सेप्टिसीमिया को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज किस नाम से जाना जाता है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज किसके नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे ब्लैक वाटर को जाना जाता है, खुरपका मुहपका को जाना जाता है, मेड काउ डिजीज को जाना जाता है, फिर हेमोरिज सेप्टिसीमिया को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन सी होती है, हाँ ये बोला जाता है मेड काउ डिजीज को। यार हाँ कि मेड काउ डिजीज है, इसी का सेकंड नाम क्या है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज होती है। क्या होती है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित वायरसों में से कौन से वायरस मुख्य रूप से जंतुओं में गठाने अर्थात ट्यूमर्स के लिए उत्पन्न करते हैं। ट्यूमर्स कौन उत्पन्न करता है, तो इसको भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि यार कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कि यार ट्यूमर्स उत्पन्न करता है। तो कौन सा होता है, रेट्रो वायरस होता है। कौन सा होता है यार जो कि ट्यूमर पैदा करता है वो होता है रेट्रो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि वायरस जो जीवाणु पर वृद्धि करते हैं अर्थात यार वे वायरस जो कि यार जीवाणु का भोजन करते हैं अर्थात जीवाणु को मार देते हैं
उनको किस नाम से जाना जाता है, उन वायरस को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि वीरियंस के नाम से जाना जाता है, वायरोइड्स के नाम से जाना जाता है, पीरियंस के नाम से जाना जाता है, फेजेस के नाम से जाना जाता है। जल्दी से पाएंगे कि वे वायरस जो कह रहा है जीवाणु का भक्षण करते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि वे वायरस जो कह रहा है जीवाणु का भक्षण करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से पाएंगे प्रियंस के नाम से, वीरियंस के नाम से, वीरोइड के नाम से, फिर फेजेस के नाम से। जल्दी से पाएंगे किस नाम से जाना जाता है, वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, अर्थात यहाँ जीवाणु को वृद्धि करते हैं फिर जीवाणु का भक्षण करते हैं, उस वायरस को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा होता है यहाँ, बैक्टीरियोफेजेस होता है। कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेजेस। कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेजेस, मतलब फेजेस आपका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है कि बैक्टीरियोफेजेस एक ऐसा वायरस होता है जो कि यहाँ जीवाणु को भक्षण करता है, अर्थात जीवाणु को मार देता है। क्या होता है, जीवाणु पर वृद्धि करता है और उनका भक्षण कर लेता है। वो वायरस कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेगस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्ट्रेगल्स आर्थिक रूप से किसका महत्वपूर्ण रोग है। स्ट्रेगल्स आर्थिक रूप से किसका महत्वपूर्ण रोग है, घोड़े का होता है, मवेशी का होता है, भेड़ या बकरी का होता है, फिर कुत्ते का होता है। जल्दी से पाएंगे स्ट्रेगल्स आर्थिक रूप से किसका एक मुख्य रोग होता है, घोड़े का होता है, मवेशी का होता है, भेड़ या बकरी का होता है, या फिर कुत्ते का होता है। जल्दी से पाएंगे स्ट्रेंगल्स आर्थिक रूप से किसका एक मुख्य रोग होता है, घोड़े का होता है, मवेशी का होता है, भेड़ या बकरी का होता है, फिर कुत्ते का होता है। जल्दी से पाएंगे किसका होता है स्ट्रेगल्स आर्थिक रूप से रोग, तो ये होता है घोड़े का। किसका होता है, घोड़े का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में थनैला रोग का कारण क्या होता है। जल्दी से पाएंगे थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। जल्दी से पाएंगे ये जो मेस्टाइटिस है अर्थात यहाँ थनैला रोग है ये किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। जल्दी से पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से पाएंगे मेस्टाइटिस या थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है यार, हाँ ये फैलता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। अर्थात यार जो थनैला रोग है जो क्या होता है, थनों से संबंधित होता है, ये होता है जीवाणु के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि यार ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है, अर्थात यार इरेडिकेटेड कौन से रोग को कर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कैसा कौन सा रोग है जिसे इरेडिकेट कर दिया गया है, ब्लैक वाटर को, एफएमडी को, रिंडरपेस्ट को, या फिर एचएस को। जल्दी से बताएंगे कि भारत में जो यानी मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन, अर्थात यार कौन सा ऐसा रोग है जिसे इरेडिकेटेड कर दिया गया है, रिंडरपेस्ट को, ब्लैक वाटर को, एफएमडी को, या फिर एचएस को। तो कौन सा होता है यार, हाँ ये होता है रिंडरपेस्ट। अर्थात यार रिंडरपेस्ट ऐसा डिजीज है जिसका हाल ही में उन्मूलन अर्थात इरेडिकेटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट टाइम बहुत टॉप से, जब तक लीजिए हिंद से बाय बाय, टेक केयर।